हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपका संस्कृत शिक्षण। क्या है? संस्कृत शिक्षण। तो दोस्तों, इससे पहले आपका जो चल रहा है जो 22 है, इससे पहले मैंने करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब की बार आपको क्लियर करना है और संस्कृत में लेकर के आने हैं 30 में से 30। तो सभी वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देख लेना। तो देख लेते हैं दोस्तों, आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आते हैं और संस्कृत शिक्षण से संबंधित ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपके बनते हैं और जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। जो भी भाई बहन संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार जो संस्कृत है वो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, चैत्र प्रतिपदायाम, शरद पूर्णिमायाम, श्रावणी पूर्णिमायाम या कार्तिक पूर्णिमायाम, कौन से दिन मनाया जाता है संस्कृत दिवस? तो ये संस्कृत दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका श्रावणी पूर्णिमायाम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो जो भाई बहन हमारे संस्कृत का पेपर दे रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिरकार संस्कृत का जो है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका, निम्न में अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है। अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है, कौन सी? व्याख्या विधि, पुस्तक विधि, दुभाषीय विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि, कौन सी नहीं है? तो इसमें से दोस्तों आपकी व्याख्या विधि जो है वो अनुवाद विधि नहीं होती है, क्योंकि उसमें व्याख्या देनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के लिए कौन सी परीक्षा सबसे उपयुक्त है? और ये वाला टॉपिक दोस्तों आपके लिए जो है सीडीपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपका हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपका संस्कृत के लिए भी। लैंग्वेज से रिलेटिव जो भी आपके लैंग्वेज है उनसे संबंधित ये दोस्तों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा के लिए कौन सी परीक्षा सबसे उपयुक्त है? केवल लिखित, केवल मौखिक, लिखित एवं मौखिक दोनों, कोई नहीं। तो कौन सा है इसके लिए? इसके लिए ऑप्शन सी जाता है। ठीक है, लिखित और एवं मौखिक दोनों ही संस्कृत के लिए उपयुक्त भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के लिए कौन सी परीक्षा अधिक उपयोगी होती है? वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, सतत, तो कौन सी होती है दोस्तों? ये आपकी सतत। सतत माने होता है लगातार। श्रुत लेख बोलते समय अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है? बीच में वाक्यों की पुनरावृत्ति, रुक रुक कर बोलना, उच्चारण की स्पष्टता, कई बार संपूर्ण अंश को पढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका? सी, उच्चारण की स्पष्टता। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मौलिक रचना की क्षमता का विकास, दो भाषाओं के विचार का आदान प्रदान करना, दो भाषाओं के साहित्य की तुलनात्मक ज्ञान, दो भाषाओं के भावों को समझने की योग्यता का विकास करना। तो कौन सा सही ऑप्शन है इसका दोस्तों? मौलिक रचना की क्षमता का विकास, यानी कि उद्देश्य नहीं पूछा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका, चित्रों पर प्रश्न करना उपयोगी है। पूर्व प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, कौन से पर जाएगा? तो इसमें जो प्रश्न और चित्रों पर जो प्रश्न किए जाते हैं वो पूर्व प्रारंभिक स्तर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। अभिनय विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, आदर्श नाट्य विधि, नहीं पूछा है तो फटाफट से बता दीजिए। इसका दोस्तों सी ऑप्शन जाता है, समीक्षा विधि। अगला है, प्रतिलिपि में सबसे अधिक ध्यान किस बात का रखना चाहिए? प्रतिलिपि में, तो प्रतिलिपि में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों अक्षरों की बनावट एवं दो अक्षरों की दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सस्वर पठन के उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य है? ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचय कराना, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, द्रुत पाठ से तात्पर्य है। जो द्रुत पाठ होता है उससे तात्पर्य क्या है? गहन अध्ययन करना, गहन अध्ययन या एकांकी अध्ययन या बिना अर्थ समझे अध्ययन, कौन सा है सही है? तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, विस्तृत अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक सीखने में कठिनाई और न्यूनता के ज्ञान के लिए जो परीक्षण करता है वह होता है निदानात्मकता परीक्षा, उपचारात्मकता परीक्षा, सिद्ध परीक्षा या नैपोडी परीक्षा, कौन सी होती है? तो बताइए। आप खुद को अध्यापक हो तो आपके लिए जो परीक्षण करेंगे आप, तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो इसका ऑप्शन जाता है उपचारात्मकता। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय क्या है?
जो व्याकरण का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसके लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है वो क्या है? अपनी विवेक से व्याकरण का अभ्यास करना, अलंकार ज्ञान का अधिकतम अभ्यास करना, व्याकरण सूत्रों को छात्र द्वारा कंठस्थ करना। तो देखिए दोस्तों, कंठस्थ वाली बात आ जाए तो कंठस्थ तो एनसीईआरटी बिल्कुल मना कर देता है, ठीक है। व्याकरणिक कार्यों का एकीकृत का उपयोग, तो कौन सा सही है इसका? इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, व्याकरणिक कार्यों का एकीकृत उपयोग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र आदि किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो किस प्रकार की आपकी सहायक सामग्री है? तो ये ऑप्शन जाता है आपका बी की ओर, ठीक है। यानी कि दृश्य चित्र हम देखेंगे, मानचित्र को भी देखेंगे, रेखा चित्र को भी देखेंगे, तो सहायक सामग्री के बारे में बात चल रही है। तो दोस्तों ये आपकी दृश्य सामग्री है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत परंपरागत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ये। तो पाठशाला पद्धति से, व्याकरण पद्धति से, समाहार पद्धति से, या ए और बी दोनों? कौन सा ऑप्शन सही जाता है? तो इसका जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। पाठशाला पद्धति से भी जानते हैं और व्याकरण की पद्धति से। तो आप लिख लेना इसे, जो परंपरा पद्धति होती है इसको, इसका जो नाम है वो पाठशाला पद्धति भी है और व्याकरण पद्धति भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत पाठशालाओं में, किसमें? संस्कृत पाठशालाओं में सर्व प्रचलित विधि कौन सी है? पाठशाला विधि, परंपरागत विधि, व्याकरण विधि, या उपरोक्त सभी? कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है? तो उपरोक्त सभी, ठीक है। पाठशाला भी है, परंपरागत भी है और व्याकरण भी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण को कितने शैक्षिक स्तरों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6, कितने में बांटा गया है? तो ये बांटा गया दोस्तों आपके 3 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, संगणक के लिए सर्वाधिक अनुकूल भाषा है? संगणक बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर, नोट कर लेना, कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक अनुकूल भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, संस्कृत। तो कौन सा आंसर जाएगा इसका? संस्कृत। बात संस्कृत की चल रही है, तो ऑप्शन इसका डी जाएगा। अगला है, ग्रामोफोन, ध्वनि पत्रिका यानी कि टेप रिकॉर्डर, भाषा पंजिका, लिंगुआ फोन आदि किस प्रकार के अधिगम सामग्री संसाधन के अंतर्गत आते हैं? साधन के अंतर्गत। श्रव्य साधन के, दृश्य के, दृश्य श्रव्य साधन के, बताइए इनमें से कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों जो आपका आंसर जा रहा है वो है आपका ए ऑप्शन, श्रव्य साधन, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं आपके जो यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आपके बन करके आए हैं, यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, छंदानुगत, कौन सा है? छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, जून 2013 में आ चुका है। तो बताइए कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका बी, ठीक है। जो छंद पूछे जाते हैं वो पद्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, फरवरी 2014 में आया है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 52 का। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन 2014 में आया है। तो कौन सा है? इसका आंसर सी सही है, यानी कि श्यामपट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है, फरवरी 2014 में आया है। तो कौन सा जाएगा लेखन शिक्षण के लिए? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? 2014 में आया है। वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, सस्वर वाचन का अभ्यास। तो कौन सा जाएगा इसमें? इसका आंसर दोस्तों डी सही है। आपका जो इसका आंसर जो कौन सा सही है? डी, सस्वर वाचन का अभ्यास। 55 का आपका ए यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला है, भारतीय भाषाओं की जननी है, हिंदी, संस्कृत, द्रविड़, पंजाबी, फटाफट से बताइए। तो ये है आपकी 20, यानी कि संस्कृत जो है भारतीय भाषाओं की जननी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद नियम बताए जाते हैं? फरवरी 2014 में आया है। पूर्व से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, कौन सा है? तो 57 का है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, ठीक है। आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। अगला है, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? फरवरी 2014 में है, बताइए कौन सी पर आधारित है? ये है आपका वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसका,
वो है आपका शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक बाह्य दोनों, अप्रत्यक्ष। कौन सा है? तो ये आपका आंतरिक भी बच्चे का होता है, शिक्षण कार्य से में किए जाने वाला मूल्यांकन जो होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य दोनों ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है? वो टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फ्लैश बोर्ड, सिनेमा। तो इसमें श्रव्य पूछ रहा है, 2014 में आया है। तो ये दोस्तों आपका ए, टेप रिकॉर्डर जो है वो श्रव्य सामग्री है। अगला है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? 2014 में आया है, बताइए फटाफट से। तो ये है आपका अभिरुचि, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है? तो सहायक सामग्री कौन सी है आपकी? डी, टेप रिकॉर्डर जो है वो छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है, 2016 में आया है फरवरी में। तो कौन सा है ये दोस्तों आपका विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है, 2016 में आया है। तो कौन सा है ये? फ्लैश बोर्ड। ठीक है, फ्लैश कार्ड, सॉरी फ्लैश कार्ड है ये, सी ऑप्शन सही है। कौन सा है? फ्लैश कार्ड। अगला है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, प्रत्यय विधि से, व्याख्या विधि से, मूल्यांकन विधि से, समवाय विधि से। 2016 में आया है, बताइए। तो ये करता है आपका व्याख्या विधि से संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है? किससे? बताइए। मूल्यांकन से, याज्ञवल्क्य शिक्षा में, अर्थशास्त्र में, इनमें से किसी से नहीं। तो ये आपका मूल्यांकन से लगाया जाता है। ठीक है। अगला है, अच्छे पठन के गुण बताए। अच्छे पठन के या अच्छे पढ़ने के जो गुण क्या होते हैं? मनुस्मृति में बताया गया है, याज्ञवल्क्य में, या अर्थशास्त्र में, या निरुक्त में? किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा में, 2016 में आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए अभ्यास का सिद्धांत। जो संस्कृत शिक्षण में जो कठिनाइयाँ आपके लिए आ रही हैं, और जो दोस्तों हमारे सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, तो फ्रेंड्स आप लोग अभ्यास कीजिए, समय बहुत कम है, आप जितना भी हो सके रिवीजन कीजिए, नोट्स इकट्ठे मत करिए कि इन नोट्सों से पढ़ लेंगे, वो नोट्सों के पढ़ लेंगे। तो आपको पता है कि आपकी जो है डेट आपके नज़दीक आ रही है, 28 नवंबर को आपका पेपर है। तो आप जितना हो सके अभ्यास करो, रिवीजन करो। ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण में अगर कठिनाई उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ समझाते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है? 2016 में आया है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पारायण विधि। पारायण विधि, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, 2016 में आया है। तो नहीं पूछा है, इसलिए शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला है, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? 2016 में है। तो बताइए फटाफट से। ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, लय युक्त सस्वर वाचन का। ठीक है, महत्व नहीं पूछा है। तो गद्य में दोस्तों आपका लय युक्त सस्वर वाचन का नहीं महत्व होता है। अगला है, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? 2016 में आया है। तो ये जाता है ऑप्शन व्याख्या प्रणाली का। जब व्याख्या करेंगे तो आप दोस्तों एक एक चीज का अर्थ भी बच्चों को समझाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। आप शिक्षक हो, इस क्वेश्चन को अपने आप को दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सटीक जाएगा। तो फटाफट से बताइए, चित्र या मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव प्रदर्शन से, पुस्तक प्रयोग से? कौन सा आंसर सही जाएगा? तो इसका दोस्तों आपका पुस्तक के प्रयोग से। ठीक है। अगला है, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, 2016 में आया है। तो जो फ्लैश कार्ड है वो अधिगम सामग्री किसके अंतर्गत आ जाती है? दृश्य श्रव्य के, श्रव्य या दृश्य के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जाता है आपका दृश्य सामग्री। जो फ्लैश कार्ड होता है दोस्तों वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, बच्चों को साफ दिखाया जाता है। तो इस अधिगम का सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है
वो आपका दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पर जो भाई बहन अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक आपका लास्ट होगा। इसके बाद में दोस्तों जितने भी आपके संस्कृत के प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी को कराऊंगी। तो कल का जो टॉपिक है वो दोस्तों आपका अपठित पद्य एवं गद्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो कल का टॉपिक आप जरूर देखना, और फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।